पहला क्वेश्चन है ये, भोजन कहाँ से आता है, ठीक है। भोजन यह कहाँ से आता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा किचन में बनता होगा, लेकिन नहीं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसान की बहुत कम योगदान होती है भोजन के संदर्भ में। पहला चैप्टर है क्लास 6 का, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिए, सर्वाहारी, सर्वाहारी किसे बोलेंगे, जो शाकाहारी होगा जो मांसाहारी होगा, वो दोनों के दोनों क्या जो होगा, सब कुछ सर्वाहारी खा। होगा, ठीक है। दोनों का दोनों, हाँ। सब कुछ नहीं खाता हो, शाकाहारी मांसाहारी का गुण हो, ठीक है। सब कुछ खाने में बहुत कुछ आ जाएगा। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, ठीक है, उन्हें शाकाहारी, या जो जंतु केवल मांसाहारी खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, मांसाहारी। मांसाहारी, ठीक है। जो जंतु पादप एवं दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। सब कुछ खाता में ईटा सर्वाहारी। पत्थर ओरा सब आ जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो वो सब नहीं खाता, ठीक है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करके उसे भंडारित करती है, क्यों करती है उसे, बात करेंगे। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करके उसे भंडारित करती है, क्यों करती है, ठीक है। तो फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के ही उपलब्ध होते हैं, ठीक है, इसीलिए मतलब क्या करती है उसे, क्या करती है, जिस समय सीजन आता है उस समय क्या करती है उसे, क्या करती है, एकत्रित करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण करती है ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग कर सके। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसको सिर्फ क्लास में ना देखें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, खास करके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित पौधे पर विचार करें। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। बात करेंगे, सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प तथा पत्तियों को खाया जाता है, ठीक है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा एक मांसाहारी जाव है। बताइए, दिमाग लगाइए, 6 क्लास का प्रश्न है, कौन कौन सही है इसमें बताइए तो, बताइए चार कौन कौन सही है। 4 नंबर तो 4 नंबर पौधे तो से सही पहला गलत सही। है। कौवा 4 नंबर सब कुछ सरासर खाता है। गलत है, सर्वाहारी है ये। पौधे जड़ तना और और उसके बाद सभी पौधे का दूसरा जड़ तना सही है। नहीं खाया जाता, ये नहीं आता, ये ये भी पौधे गलत एवं है। जंतु भी गलत कुछ है, भोजन पौधे। का मुख्य स्रोत है। पौधे एवं जंतु पौधे भोजन के मुख्य सीख तो है, पौधे पहला एवं जंतु सही। भोजन के मुख्य स्रोत। विशिष्ट हो ऑप्शन कुछ सकते 2 हैं। एंड पौधों को 4 दो गलत से है। अधिक खाना। दिया है, ठीक है। पहला तीसरा होगा। ये तो सही है, सॉरी पहला। सॉरी। ये गलत है। पहला दूसरा तीसरा। देखिए, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होती है, तो सही है, ठीक है। ये तो कौवा गलत है। एक मांसाहारी जीव है, इसको भी सही ले सकता है क्योंकि केवल नहीं लगाया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, वैसे देखते हैं इसका आंसर सही क्या लिया है, ठीक है। इसका आंसर लिया है डी। 2 और 4 सही तो है। डी मतलब 2 और 4 लिया है, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं पूछ रहा है, ए। सत्य नहीं। कौन गलत ढूंढ पूछ रहा रहा है है? इसमें वो देख रहे, कुछ अच्छा मिल अच्छा। ही नहीं रहा है, ठीक है। सत्य सत्य पूछ नहीं, रहा ये है। सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। कौवा एक मांसाहारी जीव है, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि सर्वाहारी में आता है। और सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प को नहीं खाया जाता है, ठीक है ध्यान, सभी चीज को तो नहीं खा सकते ना, ठीक है, कुछ के खाए जाते हैं। और कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है, ठीक है। सभी पौधे में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का प्रयोग खाने योग्य करते हैं, ठीक है। सरसों की साग, मक्के की रोटी, अर्थात कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग को खाने का प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, मिलाइए। शेर एवं बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं, ठीक है। शाकाहारी की बात करेंगे, क्या है, सब्जी। पादप ठीक है, एवं पादप पादप उत्पाद। एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, ठीक है। उत्पाद। पालक एवं फूल गोभी क्या पालक है, फूल तो ये गोभी सब्जियां सब्जी। हैं। सब और ये सभी। दूध, दूध पनीर, घी, पनीर दही की ये बात सभी करेंगे, जंतु जंतु उत्पाद है। उत्पाद है, सभी ठीक है। जंतु उत्पाद है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु के खाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शाकाहारी की बात करेंगे, पादप एवं पादप उत्पाद है। पालक और फूल गोभी की बात करेंगे, सब्जियां है। और दूध, पनीर, घी, दही की बात करेंगे, सभी के सभी जंतु उत्पाद है। तो छठा क्लास का पहला चैप्टर समाप्त। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। खनिज, लवण, विटामिन, ठीक है। आहारी रेशे, रुक्षांश नीचे दिए गए कूट में से सही पहुंच गए, इसको फाइबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइबर्स, ठीक है। क्या आएगा, सलाद वगैरह जो आता है ना, इसी में आता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भोजन के पोषक तत्व को सम्मिलित है, तो सारे के सारे ही हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं लिया है, एक आधू लिए लिया हैं है, ये सर। नहीं, 3 वाला नहीं लिया है, ठीक है, मतलब
पोषक तत्व में नहीं आता है ये, ठीक है। इसमें जल वगैरह होता है, ठीक है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब सलाद वगैरह जो होता है ना वो रुक्षांश में आता है, इनको हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब ये आते हैं भोजन के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें तो आते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पोषक प्रदान नहीं करते, ठीक है। ये भोजन के जो सेलुलोज टाइप का जो होता है वही है क्या? हाँ हाँ सेलुलोज बिल्कुल, टाइप। हाँ वही सलाद वगैरह नहीं होता है, सलाद वगैरह जो फाइबर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वही होता है, हम्म। ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक ही है। सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि का अनुक्षरण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब सही है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। उपर्युक्त तीनों कथन सही, क्यों सही है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर में क्या करता है, ऊर्जा मिलती है। अब प्रोटीन तथा खनिज लवण, ठीक है, शरीर में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों की रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पची हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर के सहायता करते हैं, ठीक है, वही सलाद वगैरह का जो काम होता है। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है? तो अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल किसका प्रकार है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं, किसका प्रचार है? प्रोटीन्स का, प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्ब मंड तथा शर्करा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टार्च बोलते हैं। दो। प्रोटीन की बात करेंगे वो अमीनो अम्ल प्रोटीन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं वसा का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो गलत है, गलत है, सच हाँ। है। ठीक है, ध्यान में रखें क्या है, तो केवल आपका इसमें एक आधो सही है, ठीक है, क्योंकि वसा में ज्यादा ऊर्जा होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वसा शरीर को गर्म भी रखता है, ठीक है। हाँ, पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा है। इस रूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थिति जल से ही हो जाती है, ठीक है। कुछ जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की सहायता करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे ही जल, दूध, चाय, ये सारे के सारे द्रव के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, अपशिष्ट को, ठीक है, शरीर से बाहर निकालने में भी क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? विटामिन बी वन से बेरी बेरी। विटामिन ए से क्या होता है, दृष्टिहीनता, ठीक है। अब विटामिन सी से बात करेंगे, स्कर्वी होता है। विटामिन डी के कमी से मतलब क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ तो हो ही गया, ठीक है, आप चलेंगे, ठीक है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है, जो कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देते हैं, कभी कभी पूरी दिखाई देना बंद हो जाता है। ये किसके लक्षण है? रतौंधी के लक्षण है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा की कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की बात करेंगे तो स्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम हो जाती है, मतलब भुरभुरा टाइप की हो जाती है, ठीक है। इसको भी आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या रखें, याद रखें, ठीक है। अब आगे चलते, आगे क्या प्रश्न है तो वो भी जरा देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आ सकते हैं? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक हो, गलत है, क्योंकि विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक नहीं होता। कौन होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको जिस समय कोरोना आया था उस समय विटामिन सी का टेबलेट तो खूब मिल ही नहीं रहा था, नहीं खूब खाए थे कि नहीं खाए थे? सिलीन की क्या बोलते थे, सलाइन क्या बोलते थे उसको, ठीक है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में क्या होता है, सहायक होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता भी करता है। अगर इसकी कमी से आपको क्या होता है, स्कर्वी होता है। इसमें मसूड़े से मतलब क्या आना शुरू होता है, ब्लड आना शुरू होता है, ठीक है। मेरे बातों क्रिकेट। को बहुत सीरियस लेते हैं, हम बोले से जिनको पढ़ना अच्छे से निकल जाइए, 10 लोग निकल गए, इसको बोलते सीरियसनेस, ठीक है।
कथन ए, सी एवं डी सही है, परंतु बी क्या है, गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में क्या होता है, विटामिन सी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने के समय नष्ट हो विटामिन सी क्या जाता है। होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब बी और सी जो है क्या है, जल में वाटर घुलनशील है, ठीक है। और ए, डी, ई की हाँ बात करेंगे वसा में, ए, वसा में डी, घुलेंगे ई, ई कीड़ा। के, ठीक है, ध्यान रखिए, ये वसा में, ठीक है। बी और सी जल में, जल में ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की बात करेंगे तो भाई साहब इससे क्या हो सकता है, अस्थि का क्षय हो सकता है, आयोडीन से घोगा हो सकता है, अल्लाह दम क्षय होगा कैल्शियम से। नहीं सर अस्थि क्षय होगा ना, कैल्शियम पे दंत क्षय। 1 और 2 सही है। हाँ सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, दंत क्षय, ठीक है। तो नो मतलब क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित पहला है, और दूसरा सही है। पहला सुमेलित है, ठीक है। तीसरा गलत। पहला और निमोनिया दूसरा और क्या है, सुमेलित पहला है, ठीक है। दूसरा लौह की कमी से क्या होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, एनीमिया, निमोनिया नहीं, एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया ठीक है। निमोनिया, निमोनिया किस में होता है, फेफड़ा में होता है, ठीक है। लंग फेफड़ा लंग्स में प्रभावित होता है होता है निमोनिया, ठीक है, ये गलत है। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव में कारण होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, अभाज्य रोग कहलाते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी से अस्थीया एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। अस्थीया किससे भी हो सकता है और दंत क्षय भी हो सकता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों को, ठीक है, मानसिक विकलांग के प्रमुख लक्षण है, ठीक है। लौ की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोर अनुभव करता है, ठीक है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है, धीमी वृद्धि, विटामिन प्रोटीन वसा प्रोटीन वसा वसा नहीं के नहीं नहीं, कारण होता है प्रोटीन, धीमी वृद्धि। प्रोटीन देखते होगा प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि क्योंकि प्रोटीन को बॉडी प्रोटीन की बिल्डिंग कमी बोलते से ही हैं। तो क्या बोलते हैं, बॉडी अच्छा बिल्डिंग फूड अच्छा। कहते हैं, ठीक है। बच्चा के पहला दूसरा क्लास में देखिएगा, बॉडी बिल्डिंग, उत्तक के निर्माण करने में किसका काम होता है, तो प्रोटीन का ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रोटीन सेल्स को बनाने में देखिए, जब जब आप जिम वगैरह जाते हैं तो क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट लो, कि क्या बोलता है, प्रोटीन लो, क्या बोलता है, नहीं प्रोटीन बोलता है। प्रोटीन अब प्रोटीन का बड़ा बड़ा डिब्बा भी बेचते रहता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आकार में लंबे समय तक अनुपस्थित है तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। इसलिए अवरुद्ध हो बॉडी जाएगी, बिल्डिंग रुक फूड भी जाएगी। कहते हैं प्रोटीन को, ठीक है। और तंतु से वस्त्र तक, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 6। धागा की बात करेंगे, धागा धागा पतले तंतुओं से मिलकर बना है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। रुई तथा जूट जैसे तंतु तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट नारियल का सही बाहरी आवरण होता है, गलत है, ठीक है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे, किनका आवाज हो रहा है, माइक बंद कीजिए। रुई या जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट किसके रेशा है, पटसन के रेशे है, ठीक है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे क्या बोलते हैं, पाट या पटुआ कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेशम को उन दोनों जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट और याक के बालों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अतः कथन बी क्या है, गलत है, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, जूट पटुआ से प्राप्त होता है, ठीक है, पाट या पटुआ से मिलता है मुख्यतः आपको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पटसन के रेशे से मिलता है, ठीक है। मिलाइए इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से विचार करना, फैलेक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर और एलिक्रिक उपरोक्त में तंतुओं का कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, ठीक है। तो संश्लिष्ट तंतु में जो कि मतलब ध्यान रखें नेचर के द्वारा नहीं प्राप्त होंगे, सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। जो नेचर के द्वारा नहीं प्राप्त होंगे वो सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। हाँ तो ठीक है। रेशम तो कभी आ ही नहीं सकता इसमें। क्या क्या है इसमें, तो इसमें आया टू पॉलिस्टर, ठीक है, इसमें आया नाइलॉन और उसके बाद आया पॉली एक्राइलिक, ठीक है। कपास की बात करेंगे, कपास के जूट को क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलता है। जूट क्या है, प्राकृतिक रूप से आपको मिलता है। रेशम तथा उनके तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें अगर जैसे ही पूछा है संश्लिष्ट में बोलेंगे तो संश्लिष्ट में क्या होगा, कृत्रिम होता है, क्या होता है, क्या होता है, कृत्रिम होता है, क्या होता है इसमें, कृत्रिम होता है, ठीक है। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है, मतलब इनको क्या करेंगे, इनको बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं इनको,
फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होगा उनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे जूट हो गया, ठीक है, रेशम हो गई, सारे के सारे प्राकृतिक ऊन हो गया, ठीक है। अब आते हैं भारत में पटसन की खेती की प्रमुख किस राज्य में की जाती है? तो बिहार में और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः बंगाल। आपको पटसन की कैसे की जाती है, मतलब सब लिया है क्या? बिहार में पूर्णिया मतलब और खेती प्रमुख रूप से किशनगंज। देख वन थ्री लेता हूँ, फोर असम भी है, देख लेता असम हूँ। बॉर्डर वाला सी असम। भी लिया है, ठीक है, मतलब असम भी लिया है, ठीक है, ध्यान वन में थ्री रखेंगे, फोर ठीक है। यहाँ पे हालांकि बात के पटसन उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान है, ठीक है। बिहार का एक जिला है, कौन सा जिला है? कथी पूर्णिया कटिहार। पूर्णिया पूर्णिया जिला। पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में ठीक ठाक किशनगंज। पटसन का उत्पादन होता है, ठीक है, बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। पूर्णिया आजादी से पहले किसका हिस्सा था जानते हैं? बंगाल का। बांग्लादेश का हिस्सा था नेपाल। पूर्णिया, पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, ठीक है। अब आते हैं भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में की जाती है। अब आते हैं पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है, बिल्कुल। रेशे से तना बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न क्या है, सही है, ठीक है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं की बात करेंगे पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया की बात करेंगे तो रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में मतलब क्या होते हैं, आ जाते हैं और क्या बनते हैं, धागा बनता है, ठीक है। वस्तुओं के हाँ, समूह बनाना, ठीक है, ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, निम्नलिखित कौन सा जल में विलय है, ठीक है। तो तीसरा 1 to 4। मिट्टी का तेल जो होता है जल में विलय नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे के सारे जल में विलय होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन भी होता है जल में मिला हुआ ही है। सिरका तो आसानी से मिल जाता है, नींबू का रस तो शरबत बना के आप लोग पी ही जाते हो, लेकिन तेल जो होता है ना, मिट्टी का तेल, वो जल में नहीं मिलेगा, ठीक है, तैरेगा, ठीक है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को जल में विलय पदार्थ या फिर गैस कहते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में क्या है, अविलय है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ प्रभासी है? प्रभासी मतलब ट्रांसविकुलेट, मतलब आर पार नहीं देख सकते उसको ट्रांसविकुलेट, और ट्रांसपेरेंट में आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टील की प्लेट नहीं हो सकता। तेल लगा, ठीक है, तेल लगा कागज भी बात करेंगे तो प्रभासी में आएगा? आएगा नहीं, आएगा। गलत में बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। परभासी में मतलब स्पष्ट न दिखे उसको बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट होता है, ओपाक्यू होता है, ठीक है, स्पष्ट न दिखे, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से केवल दो ही आना चाहिए, ठीक है। क्या एक आंसर और लेता है तीन। देख लेता है, अगर हम सही सोच रहे हैं तो। एक और तीन होगा ना, हैं? केवल दो। दिखाइए एक बार क्वेश्चन, देख नहीं रहा है। एक स्टील की प्लेट नहीं है, तेल कर लगा कागज सही है। क्या आंसर इसका, ये सही है। निम्न में ट्रांसलूसेंट। कौन सा ट्रांसविकुलेंट एक और तीन लिया है? नहीं, नहीं, हम्म ये नहीं लिया। तेल लगा टू। कागज 2 और 4 ऑप्शन होगा। ए 2 है। और 4। मेरे हिसाब से 2। 2 4 कांच कैसे से ट्रांसविकुलेंट में होगा? मेरे हिसाब हाँ, से केवल 2 होना चाहिए। इसका आंसर क्या है इसका? नहीं नहीं। हाँ, 2 बी ही है। ये दिया हुआ है, देखिए, दो का ये हाँ दिया ठीक हुआ तो है। है, ट्रांसपेरेंट एक ही। हाँ, 2 है ओनली। गत्ते का डिब्बा क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हमारा और हम आंसर है गलत दिख रहे हैं, ठीक तो है, केवल 2। देखिए एक होता है, मैं बता दे रहा, एक होता है ओपाक्यू, स्पेलिंग क्या होता है नहीं ओपेक। पता है, ठीक है, ओपेक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसविकुलेंट ओपीएक्यू। होता है, ठीक है। एक होता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होता होगा, है। एक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आर पार आप देख सकते हो, ट्रांसविकुलेंट में आप जैसे कांच का। देख सकते हो, लेकिन देख सकते हो, ठीक है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई धुंधला पड़ेगा, धुंधला। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा, उसको ट्रांसविकुलेंट कहते हैं। एक ओपाक्यू को आप देखें, ओपेक को आप देख ही नहीं सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखें। कैसे कैसे होते हैं, दो पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उनको पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है, ओपाक्यू, ठीक है। कांच पारदर्शी तथा गट्टे का डिब्बा की बात करें अपारदर्शी है, नहीं देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई दे उसे पारभासी बोलते हैं। ट्रांसविकुलेंट पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल का लगा कागज, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये सही है, ठीक है। सत्य नहीं है तो ये सत्य नहीं है, मतलब ये सही है, ठीक है।
हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है, ये गलत है। अब पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, इसका दूसरा स्टेटमेंट सही, लेकिन पहला वाला ही गलत है, मतलब ये लाइन गलत है। विभिन्न प्रकार की, ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होती है, सही है, ठीक है। हमारे चारों ओर दूसरा की वाला वस्तु अनेक समझ में प्रकार के नहीं पदार्थों आया। से बनी है। क्या? दूसरे वाले में तो आंसर कहाँ आया सही से? वो नहीं है, ये गलत हो गया, ये सीट तो है ये। क्वेश्चन क्या इस पूछा है? अरे क्वेश्चन ट्रांसपेरेंट पूछा है है। इसमें, सुनिए, इसमें क्या पूछा है, इसमें निम्नलिखित में से विचार करना है, ठीक है। परभाषी इनमें से कौन है? तो केवल दो ही तो परभाषी है, तेल में लगा कागज परभाषी है। परभाषी का मतलब जिनके आर पार देखा तो जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कांच में आप स्पष्ट देख सकते हो, गट्टे का डिब्बा स्टील के प्लेट में तो आप आर पार देख ही नहीं सकते हो, जबकि तेल में लगा कागज में आस पास आर पार देख सकते हो, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर ठीक केवल सर, दो, ठीक ठीक है, ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग थे तो ध्यान में रखिएगा, हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से नहीं बना हुआ है, हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक पदार्थों से बनी है, ठीक है, न कि एक पदार्थ से। बाकी इसका दूसरा लाइन ठीक है, पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ये सही है। चैप्टर नंबर 5 में चलेंगे, पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। माइक बंद कीजिए। ठीक है, चलेंगे, अब चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, क्या है तो पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। सबसे पहला देखेंगे निष्पावन, ठीक है, निस्तारण, निस्यंदन, ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन, क्या लिखे, क्या पढ़ेंगे इसको? सही है, विनो, फिल्ट्रेशन, इसको क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको डिसेंटिनेशन, विनोइंग, विनोविंग, ठीक है। अपने उपयुक्त में से पृथक्करण की विधि कौन है? तो सारे के सारे पृथक्करण की विधि है। इस विधि का प्रयोग किस प्रकार से करते सो देखें। निष्पावन, निष्ठारण, निस्संदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों का पृथक्करण की विधि है। इनके हस्तचयन, हस्तचयन पिकिंग होता है, मतलब चावल चुनते हैं ना हाथ से। एक होता है चालन, होता है जिसे आटा को चालते हैं हम लोग बाहर निकालने के लिए। एक होता है, ठीक है, अवसादन होता है, सेंडिमिटेशन। एक होता है थ्रेशन, होता है थ्रेसिंग। अरे थ्रेशर नहीं देखते हैं गांव देहात में, देखिएगा क्या बोलते हैं उसको, गेहूं चावल, फसल को अलग करने के लिए हवा गेहूं से थ्रेसिंग में डालते हैं सर। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, फसल को अलग करने के लिए। एक होता है वाष्पन, होता है वाष्पन तो आप लोग जानते हैं, चीनी नमक के घोल, सॉरी चीनी पानी का घोल, चीनी नमक का घोल को वाष्पन से अलग किया जा सकता है। अपसादन क्या होता है? अपसादन में आपका पेट्रोलियम बैक्टीरिया के साथ अपसादन किया जाता है, ठीक है, सेंडिमेटेशन, ठीक है। आसवन होता है उसका पेट्रोलियम का। अपसादन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान मतलब रखिए सारे के सारे। करके नहीं होता, अच्छा तिरछा करके ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मिट्टी ठीक पानी है, वाला। चलिए। अच्छा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मतलब क्या करते हैं ना, मतलब किसी जैसे मिट्टी को पानी में क्या करते हैं, रखा रहता है, थोड़ा देर वेट करते हैं, जब मिट्टी जब एकदम तली में जब बैठ जाती है तो उसके बाद पानी को मिट्टी से अलग कर देते हैं ही ना, हम्म, हम्म, ठीक है। तो इस सारे के सारे मिश्रण में उसके अवयव को पृथक करने की विधियां है। पृथक करने की विधियां प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण में कणों के, ठीक है, अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं का पृथक्करण में किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत भारी कण तली में बैठ जाता है, ठीक है, और अवसादन की विधि द्वारा जल को उधेलकर पृथक कर दिया जाता है, जो कि मैंने ऊपर में पहले भी आपको चर्चा की है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट की देखेंगे क्या है, ठीक है, तो क्या है, तो वही तो क्या है, मतलब वही अवसादन का ही बारे में पूछ रहा था ना, हम्म, सही नहीं है कौन पूछ सा रहा है, सही ठीक है। नहीं है तो रेत और जल के पृथक्करण में? मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, अवसादन विधि द्वारा जल को उलेर कर पृथक किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। मतलब सही क्या होगा तो इसका, ठीक है, चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है, इसमें मिश्रित अवयवों को बड़े कणों का छान कर अलग किया जाता है, ठीक है। अधिक महीन कण, ठीक है, अशुद्धियां को छानने के लिए बड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया को निस्संदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों का अमाप का अंतर उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने में भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं, ठीक है। अपसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेरने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। कथन बी गलत है, मतलब स्टेटमेंट के साथ अगर बात करें बिना हिलाए, इसमें क्या दिया हुआ है,
और साधन बैठ जाने को कहते हैं और अलग करने को निस्तारण कहते हैं, ये कह रहा है। अच्छा, मतलब हम्म, अपसादन विधि द्वारा निस्तारण जल को उलेर कर नहीं करते बैठ हैं, ठीक है। इसमें लिखा है जल को उलेर कर, मतलब सीधे पलट दिए, ठीक है। इसमें हाँ, बोला हुआ था वो बिना नहीं कर हिलाए करते हैं, मतलब स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हो, ठीक है। इस प्रक्रिया को निस्संदन नीचे कहते हैं। ये नीचे आना है। मिश्रण में जल मिलाने पे भारी अवयवों को तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। तो उसका एक स्टेटमेंट तो सही है, आधा लाइन। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उगलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। निस्तारण तो ध्यान में रखेंगे, इसका बी क्या है, गलत है, ठीक है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक है। आप चलते हैं जिस बिलियन, ठीक है। जिस बिलियन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाहर अधिक न घोला जा सके, ऐसा बिलियन को निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, सैचुरेटेड ठीक है। संतृप्त बिलियन कहते हैं। क्या था, संतृप्त बिलियन कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। मतलब जिस बिलियन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती है, उस पदार्थ को संतृप्त बिलियन कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ में विलयन को गर्म करने पर उसकी विलीयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सब एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। हमारा विलयन तापमान बढ़ने पर उसकी विलीयता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात है हमारे चारों ओर के परिवर्तन क्या है, तो औजारों में लोहे के फलक से बने बलय तथा लकड़ी का जत्था के लिए फलक के बलय वाले हिस्से में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर बलय निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा, तो उसका आकार गर्म होगा ना, हाँ, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, फैलता है, जाहिर सी बात है। अरे मतलब मान लीजिए लोहा वगैरह को क्या करते हैं, गर्म करने का उसको पीटते हैं तो उसका आकार बढ़ता है ना, इसीलिए तो लोहा को गर्म करते हैं। औजारों में लोहे के फलक एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के जट्टे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय प्रक्रिया का अमापी लकड़ी के हत्थे से घेरे को थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से, ठीक है, इसमें जर दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, इससे ये हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी में लकड़ी के पहिए पे, ठीक है, लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कागज के जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन के बनना, ठीक है, इनमें से कौन सा उत्क्रमित है, रिवर्स हो सकता है। तो कागज का जलना रिवर्स आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। नहीं। दूध का दही बनना तो नहीं कर सकते हो। फिर नहीं। पानी, नमक का पानी में घुलना है, फिर नमक आप प्राप्त कर सकते हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन में बदलना, उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। फिर से मिट्टी का तोड़ देंगे और उसको फिर से पानी में वो कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये हो सकता है। लेकिन दही से फिर दूध नहीं बन सकता है, और जला हुआ कागज को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता था, कुछ को नहीं। कागज का जलना था, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। जबकि नमक का पानी में घुलना था, तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर में बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जाने सकने वाले परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे। परंतु कुम्हार के द्वारा, ठीक है, मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक देने का परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होगा। मतलब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाया, खराब बन गया, तो क्या करता, फिर उसको तोड़ देता, फिर से उसको सान के फिर से बनाता, बनाता है कि नहीं। लेकिन उसी को अगर पका देंगे, कलर ही बदल जाएगा, फिर वो मिट्टी बनेगा पकाने के बाद, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर मिट्टी अगर पक गया तो एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न गलती करवा सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, देख लीजिएगा। पके हुए मिट्टी की बात हो रही है कि सामान्य मिट्टी की बात हो रही है, अगर नहीं दिया हुआ है तो डेट मीन्स क्या, सामान्य मिट्टी की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। पौधों को जानिए, चलिए जानते हैं, इनसे प्रश्न रहेगा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मूलांकुर नहीं होता है, ठीक है, मूलांकुर नहीं होता। बाकी बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री किसी सारे के सारे होते हैं, मूलांकुर नहीं होता है, ठीक है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग है। परागकोश में तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका, ठीक है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग है, ठीक है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से मतलब क्या है, समान, जी मतलब संबंधित संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पत्ती में है कि सब सो गए, जगे हुए हैं ना, सर यही तो। जी सर जगे हुए हैं सभी लोग, सभी लोग ठीक आपकी है बातों फिर, को सुन रहे हैं। चलिए ठीक है फिर, ठीक है। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पत्ती में सिराओं का पत्र शिरा विन्यास कहलाता है, ठीक है। पत्ती जो होता है
देखिएगा इसमें आएगा इसे का क्या, इसे का क्या, इसे नहीं रहता पत्ती के बीच बीच में, शीरा का विन्यास कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जाली टाइप। इसमें बोला यह, हाँ ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। हाँ हो गया। और जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। ठीक है, समानांतर होता है ना, मतलब ये पत्ती क्या है, देखिए यहाँ पे है फिर यहाँ पे भी जाता है। ठीक है, तो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, पैरेलल में जा रहा है, तो समानांतर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ठीक है। हम्म। पत्ती में वर्ण विहित और फलक होते हैं। ठीक है, पत्तियां सूर्य के प्रकार के सूर्य मंड संश्लेषित करती है, मतलब मंड का मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे सही। लेकिन पत्तियां या मंडल में होते हैं जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है, गलत है। नहीं ठीक है, करती। ध्यान में रखेंगे, नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ हिस्सा नहीं करती है, तो ए बी सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां मंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, बड़ी मात्रा में जलवाष्प को निष्कासित वायुमंडल करती से है। निष्कासित करती है। ठीक है, ध्यान, निष्कासित करेगी, ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रहण करने के लिए, ठीक है, जल जल को ग्रहण करने के लिए भोजन के समय जर के द्वारा होता है। ठीक है, अब पत्ती के द्वारा क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है, वाष्प मतलब जल का बाहर वाष्पोत्सर्जन। आना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गया ना, जी देखेंगे। जी। इसीलिए पत्ती को तोड़ दीजिए तो देखिएगा पत्ती सूख जाएगा, डेट मीन्स पूरा जड़ मतलब क्या होगा, निकल गया। नहीं, सूखने का प्रक्रिया में क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन तो ही होता है ना, तब तो उसका जल बाहर चल गया तो सूख गया। नहीं, और सब और वही वृद्धि भी जब, नहीं होती। ऐसा हाँ और पूरा सब वृद्धि वृद्धि झड़ भी नहीं जाए और होगी। तो, क्या, पूरा झड़ जाए तो तनने द्वारा होता है, जो हरा हरा होता है ना तनने में। अच्छा, हाँ तब तने द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पानी कभी भी पौधा अगर ग्रहण करेगा ना तो जड़ से करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं, तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगे आपका प्रश्न, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों को होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो सारे के सारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सही। तना उपयुक्त, ठीक है, 6 क्लास का क्वेश्चन है सबके सब। तना उपयुक्त कार्य संपन्न करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम एवं कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं, कमजोर तने वाले पौधे की बात के खड़े नहीं हो पाते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधों की बात करेंगे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। अब जी देखें, सर। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जड़ें मिट्टी के जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी के दृढ़ता जमाए रखती है। ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल, अभी थोड़े पहले भी जड़ के बारे में हम लोगों ने बात किया। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले जड़ों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले जड़ों की जड़ें मूसला होती है। उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मूसला वाला जो होगा ना उसका कैसा होता है, जलिका रूपी होता है। ठीक है, जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले जड़ों की क्या, एक मूसला होती है। ठीक है, समझ रहे हैं जी सर। ना, जबकि जी जी समानांतर सर। शिरा विन्यास युक्त पौधे वाले की जड़ें रेशेदार होती है। ठीक है, रसीदार ध्यान होती है। रखिएगा, उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, मूसला वाला में कैसा होगा, जालिका रूपी। ठीक है, मूसला जड़ किसका होता है, जालिका रूपी जिसमें। ठीक है, ठीक है सर। अब चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। ठीक है, तो आलू आपका जड़ नहीं है, आलू आपका क्या है, तो तना है। क्या है, आलू आपका तना है। तन्ना जबकि है। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, ठीक है, सबके सब मतलब क्या है, जड़े है। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। मतलब जड़ जो होगा ना उसका सारा का सारा हिस्सा क्या होगा, जमीन के नीचे होगा। गाजर को ऊपर में उगते देखे क्या, ऊपर में, मतलब आलू भी नीचे ही होता है, लेकिन हालांकि जड़ सारे के सारे नीचे ही रहेंगे, उस हिसाब से तो इसका तना है, डिफिनेशन नहीं तना बैठता है। है। लेकिन आलू क्या आलू होता है, बाहर भी तना में होता है आता है। सर, ठीक, है ना। बाहर होता है। हाँ, इसको मैं यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, लेकिन गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद सबके सब मिट्टी के नीचे ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक, क्लोरोफिल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, 1 2 4 5। तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, 1 2 4 5 ऑक्सीजन रिलीज होता है, न कि आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान में रखिए कौन चीज कहाँ से मिला, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है, प्रकाश महत्वपूर्ण है, बिना इसके हो ही सनलाइट। नहीं सकता है। जल मतलब जड़ से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पत्तियों के द्वारा जो पोर्स वगैरह नहीं होते, पोर्स नहीं होते, छोटे रंध्र जो होता है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब चलेंगे पत्तियां, प्रकाश और हरे रंग में एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अब पत्तियों का संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। अगर पूछेगा भोजन किस रूप में होगा, तो मंड के रूप में। ठीक मान है, के रूप में स्टार्च के रूप संग्रहित। में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 8, शरीर में गति। पर इनकी तो पत्ती। मिलान करना है, मिलान कीजिए।
पिवोटल ज्वाइंट किधर जाएगा? फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट मतलब जो मूव नहीं करेगा, ठीक है, फिक्स ज्वाइंट में मूव नहीं गर्दन करेगा। वाला जो है वो। हम्म 4 नंबर हो जाएगा फिक्स वाला 4। बॉल एंड सॉकेट फर्स्ट, सी का पहला होता टी है। का चौथा हो हम्म जाएगा। ठीक है ना, चलिए ना यहाँ पे इसको सी का कर ही मतलब लेते हैं, सोल्यूशन में देखते ए हैं, ठीक का है। 4, बी का इसका बताइए। सोल्यूशन करवा दे, ठीक है। इसका आंसर आपका डी है, मतलब ए का 2 लिया है, मतलब रुधिर जंतु मतलब पिवोटल ज्वाइंट, ठीक है, गर्दन और बी शरीर का को 4। जोड़ने वाली संधि, ठीक है। उसके बाद बी का 4 लिया है, अचल संधि मतलब फिक्स ज्वाइंट के बाद गति न करने वाला, ठीक है, फिक्स है। सी का 1 है, ठीक है, मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करें सभी दिशाओं में बॉल गति कर चारों सकता तरफ है, बॉल एंड में सॉकेट है। और हिंज संधि में हिंज ज्वाइंट की बात करें एक ही दिशा में एक गति कर दिशा सकता में। है, उसका हिंज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप हिंज ये चलेंगे। हाथ वाला होता है ना सर, एक ही साइड में 90 डिग्री हाँ पे। हाँ, 90 डिग्री पे जाएगा। 90 45 पे भी कर सकते हैं हाथ को सर। हाँ 45, अब 90 है तो 45 तो होगा ही, ठीक है ना, तो 180 पे नहीं कर, 360 पे नहीं कर सकते, ठीक है, पूरे तरीके से नहीं घुमा सकते हैं। और एक प्रश्न पूछता भी है, हाथ को मतलब किसी किसी चीज को मतलब दूर फेंकने के लिए उसको कितना डिग्री पे जाके फेंकेंगे? 45। 45 डिग्री सर, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हाथ को रख के फेंकेंगे तो वस्तु दूर जाके गिरेगी, ठीक है। हाँ 90 डिग्री पे तो भाई पास में भी गिर जाए तो बहुत मुश्किल से, कहीं अपने ना चोट लग जाए 90 डिग्री पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्थि बोन एवं, ठीक है, उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देते हैं, चलने में सहायक होते हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, ठीक है, कंधे एवं श्रेणी, मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल की विभिन्न संधियां होती है, ठीक है। गर्दन और शरीर को जोड़ने वाली संधि रुधिर संधि कहते हैं। रुधिर संधि में बेलनाकार अस्थि एवं छल्ले में घूमती है। जिनका भी एक टीचर वगैरह एग्जाम है ना, उनके लिए इसे रामबाण साबित होगा। अस्थियों के बीच जी कुछ सर। संधियां ऐसे भी है जो गति नहीं कर सकती है, जो हिल नहीं सकती, अचल कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, जो हिल नहीं सर सकती है डीएलएड वो वाला में, अचल सर कहलाती है, फिक्स डीएलएड वाला में ज्वाइंट की आएगा है। क्या सर? सर ठीक है सर, डीएलएड में साफ आएगा सर ये? साफ साफ में आएगा, ठीक है। ऊपर जबड़े ओके। एवं कंपाल के मध्य मतलब अचल संधि है, ठीक है। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंधे और कूल्हे की संधियां होती है, सभी दिशाओं में मतलब क्या करती है, मूव कर सकते हैं, नहीं सभी दिशाओं में मूव कर सकते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट को ध्यान में रखेंगे। हिंज की संधि कोहनी और घुटने की होती है, ये एक ही दिशा में मूव कर सकती है, जैसा कि अपने हाथ बताया, ठीक है, मतलब केहनी। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है, जो हड्डियां जितने कठोर नहीं है उन्हें मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए कान की हड्डी, ठीक है, इसको मोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शरीर की शरीर संधि। की संधियों में भी उपास्थि हड्डी पाई जाती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए विचार। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि खींचती है। पेशियों के जड़ें एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने में अस्थियां गति करती है। बताना कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है। संकुचन की अवस्था में छोटी पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। कथन एक सही है परंतु दो गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने व फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि इस दिशा में खींच जाती है, युगल की दूसरी पेशी स्थिर लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व की स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, एक बार इसको और भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, वैसे मैं वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। केचुए की शरीर रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केचुए का मेरुदंड लंबा एवं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। केचुए की गति शरीर की पेशियों से बारी बारी विस्तारण एवं संकुचन होती है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, पहला ही ऑप्शन क्या है आपका सही है? क्या है पहला पहला ऑप्शन, तो ध्यान में रखिए। दंड नहीं केचुए का होता है ना केचुए सही में। नहीं है, सॉरी सर, सॉरी, सही नहीं है वो पूछना है। केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, ये गलत है स्टेटमेंट। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, चीजें समझ में आ जाएगी। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, परंतु इसमें पेशियां होती है। पेशियां इसके शरीर के घुटने और
घटने मतलब संकुचन और विस्तारण में सहायक होती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करते हैं। कथन ए गलत है, परंतु बी और सी जो है सही है। क्या है बी सी ये स्टेटमेंट? तो केंचुए के शरीर छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म मिट्टी से उनकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इनके शरीर पे कुछ चिकने पदार्थ होते हैं और ये चलने में मतलब क्या होते हैं, सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, ठीक है। उनका शरीर अनपचे पदार्थ से बाहर निकलता है, ठीक है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और जिससे पौधे को फायदा होता है। इसलिए केंचुआ को किसान का दुश्मन कहते हैं, मित्र कहा मित्र जाता कहते हैं, है। जी मित्र सर। कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते आगे। इसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में, एज ए खाद के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे प्रयोग खेतों करते की हैं। मिट्टी के लिए क्या होता है, बहुत अधिक लाभदायक महत्वपूर्ण होता है। होता है। आप इसे ध्यान में इच्छा हो तो रख सकते हैं। जी जी सर। आगे चलते हैं आगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन सही नहीं है? केचुआ नसिका ग्रंथि के द्वारा शोषण करते हैं, सही कौन पूछ रहा है, सही ठीक है। है सर? कौन केचुआ सही है? त्वचा के द्वारा हाँ, तो त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं, यही सही। केचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं, पी सही है, ठीक है। अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता, परंतु यह अस्थियों का नहीं होता, ठीक है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में इनकी सहायता करते हैं। ये कवच घोंघे को वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायक मिलती है। तो केवल ए का 2 सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट? तो घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु ये अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल का सिंगल यूनिट होता है और यह घेंघों को चलने में सहायता नहीं करता, ठीक है। यह घोंघे के साथ खींचता है, अतः कथन 3 क्या है, गलत है। घोंघे के पाद मतलब पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो ढीड पेशियों से बने थे। घोंघा इन्हीं पेशिया पाद की सहायता से मतलब क्या करता है, चलता है। चलता है, ठीक है। इनका चलता है। रक्षक भी होता है, ठीक है। एक तरह से इनको सहायता भी करता है, इनका मतलब क्या बोलते हैं, इनको सुरक्षा भी करता है। अब मिलान करना है, तिलचट्टा, तिलचट्टा में मिलान कीजिए। मछली में कीजिए, सर्फ में कीजिए, कीजिए, कीजिए। नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर ए है, ठीक है। ए का क्या होगा, 3 तिलचट्टा में जाएगा। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है तिलचट्टा में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी का 1, ठीक है। मछली इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। हल्का होता है, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, आसानी से उड़ सके, ठीक है। मछली की बात करेंगे, इनका शरीर धारा रेखीय होता है, ठीक है। और सर्प की बात करेंगे, इसका शरीर में अनेक बलय लूप में होता है, इसलिए तो सांप देखिए कुंडली मार के बैठ जाता है ऐसे करके, ठीक है। तिलचट्टे का जी। शरीर कठोर बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों के द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशेष पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करते सहायता हैं, ठीक है। करती है। करती है। पक्षियों के अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद मतलब आगे के पैर की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी की पंख बनती है, ठीक है। ध्यान में, ताकि वो क्या कर सकते हैं, उड़ कर सके। मतलब अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर वही पंछी के पंख बन जाते हैं, ठीक है। पंछी में कितने पैर होते हैं, 2 या 4? 2 होते हैं सर। 2। 4 मत लगाइएगा, ठीक है। मछली का सिर पंछी। एवं पूंछ इनके मध्य भाग की अपेक्षा चलने में नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृतियां धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में बलय बनाकर जल में क्या करती है, तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक बलयों से मुड़ा होता है, प्रत्येक बलय आगे को धक्का देता है। इसके कारण सर्प बहुत तेजी से मतलब गति से आगे की ओर बढ़ता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों एकांतर क्रम में बलय रूप, ठीक है, रेखा बनाते हैं, ठीक है। शरीर पे बलाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। मतलब सांप को देखिए सीधा नहीं भागा, ऐसे ऐसे भागता है, नहीं ऐसे 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 नहीं, सीधा देखे भागते हो, सीधा ऐसे भाग रहा है, हमेशा देखिएगा ऐसे ऐसे जाता है, नहीं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं सजीव एवं उनका परिवेश, ठीक है, एडेप्टेशन। हमारे पौधे तथा जीवों में अनुकूलन एडेप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करने हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव है जो कि एक आवास विशेष में रहने के अनुकूलन बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। दोनों का दोनों सही है क्या? एक सही है परंतु 2 गलत है, ठीक है। ये दूसरा गलत है। ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका मैदानी, मैदानी नहीं पहाड़ी होगा यार, सॉरी सॉरी। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद सहज हो जाती है। अनुकूलन का सटीक तरीका है, ये गलत लिया है, ठीक है। मतलब ये गलत है,
और आपका सही क्या है? तो केवल आपका एक स्टेटमेंट सही लिया, गलत क्या है अनुकूलन लॉन्ग देखता टर्म हूँ। का होता है प्रोसेस। हाँ, मतलब छोटा कुछ समय के लिए नहीं होता, लंबा समय में होता है, ठीक है। परंतु एक सही परंतु दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, यह हजारों वर्षों के परिवर्तनों के बाद पौधे एवं जीवों के लिए होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने के कुछ दिन लगते हैं। यह परिवर्तन अल्प विधि से संबंधित है। अल्प अवधि के लिए एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन, ठीक है, परे अनुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है, ठीक है। अब चलेंगे किसी सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटकें उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसकी जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, ठीक है, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन घटकों में किसी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो केवल एक दो सही है, क्योंकि ये सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैव अजैव घटक का मुख्य ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से क्या है? तो सूर्य का प्रकाश ही है, जैसा कि आप लोग जानते भी है। परंतु तीन घटक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, उष्मा भी परिवेश का आवास के अजैव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ऊंट मरुस्थलीय समझ में क्यों नहीं आया ये? ठीक है, सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है, तो है ना अजैव घटक में आता। सूर्य का प्रकाश कौन सा घटक है? अजैव घटक। जितना भी निर्जीव होगा सबके सब प्राकृतिक का वो सारा संसाधन जो निर्जीव है वो अजैव में आएगा। प्राकृतिक का वो सारा संसाधन जो सजीव है वो जैव में आएगा। तो प्राकृतिक का कौन सा संसाधन सजीव है? तो दो ही सब संसाधन सजीव है, या तो पौधा होगा या फिर जंतु होगा, ठीक है। तो ये जैव में आएंगे। अब बाकी प्राकृतिक में सूर्य का प्रकाश, मिट्टी हो गया, पौधा मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सबके सब क्या है? प्राकृतिक के द्वारा ही प्राप्त है, लेकिन ये क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव वाला किसमें आएगा? किसमें आएंगे? ठीक है, अजैव में। तो प्राकृतिक संसाधन को दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक होगा जैव होगा तो दूसरा होगा अजैव होगा। जैव में सजीव है, निर्जीव अजैव में, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है। मनुष्य किस में आएगा? जैव में कि अजैव में? जैव में आएगा मनुष्य, ठीक है। मनुष्य किस में आएगा? तो जैव में आएगा, ठीक है। आप इसे याद रखें, ठीक है। आप चलते हैं ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उनके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। उनके पैर लंबे होते हैं, जिनका उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें, ठीक है, उनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क में होता है, उनको पसीना नहीं आता, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपयुक्त सभी विशेषता इस कारण ऊंट के शरीर में जल का ह्रास क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। और ऊंट जो होता है, ठीक है, अपने हम्प में, ठीक है, किस रूप में मतलब क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है। किस रूप में? हम्प में, ठीक है, वसा के रूप में, ठीक है। वसा के रूप में क्या करता है? भोजन को संग्रहित कर लेता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। मछली, ऑक्टोपस, ठीक है, स्क्विड, क्या विचार करना है? तो उपयुक्त में किसका वजन शरीर में धारा रेखीय नहीं होता, ठीक है। तो 2 और 3 का नहीं होता। मतलब मछली का शरीर मतलब क्या होता है? धारा रेखीय होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होती है। मछली का शरीर चिकने सिल्कों से ढका होता है, ठीक है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में गति में भी क्या होते हैं? शुभक होते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं, ठीक है। अब चलेंगे दूसरे। बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन। निम्नलिखित में से इसके श्वसन के लिए, ठीक है, गील का कुलम नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे किसका नहीं होता है? तो आपको व्हेल में नहीं होता, डॉल्फिन में नहीं होता है, ठीक है। किसमें होता है? ऑक्टोपस में होता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? स्तनपायी है। क्या है ये? स्तनपायी है, ठीक है। स्तनपायी है ना डॉल्फिन और अच्छा, ठीक है। जल में श्वसन के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टोपस के शरीर में गील होते हैं। गील स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल में कुछ जंतुओं में गील नहीं होती। ये सिर पे स्थित नसादार के द्वारा, ठीक है, वात्र छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हुए समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकलने एवं श्वास द्वारा, ठीक है, स्वच्छ वायु अंदर भी भरते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दोनों को दोनों किसके एग्जाम्पल है? ठीक है, ये दोनों का डॉल्फिन और व्हेल किसके हैं? मैमल्स में आते हैं ना मैमल्स, ठीक है, ध्यान रखें। स्तनपायी मतलब जो मनुष्य की तरह अपने बच्चे को जन्म करते हैं, ठीक है।
नागफनी के पौधे प्रकाश संश्लेषण निम्न के किस भाग में होता है? तो तने में होता है। किसमें होता है? तो तने में होता है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे का वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियों तथा अनुपस्थित होती है, ठीक है, अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों के रूप में लेती है। इनमें से, ठीक है, पत्ती में होने वाले वाष्प उत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास कमी आती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना था। जिनका भी दरोगा का एसआई का एग्जाम है उनको मेडिवल हिस्ट्री का क्या पूछेगा? तो सल्तनत काल की जितने भी व्यवस्थाएं वगैरह थी, ठीक है, मुख्य रूप से जो था क्या बोलते हैं उसको, विभाग वगैरह था, उससे एक प्रश्न दो प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, अभी शुरू ही हुआ है मेडिवल हिस्ट्री पेड क्लास में, शुरू का एक दो वीडियो दिया भी गया है, तो आप लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। सल्तनत काल अब मुगल जरूर पढ़ के जाएगा, लेकिन उस शासक वगैरह का नाम पूछ सकता है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट का नाम जरूर पूछेगा और किसने उसका निर्माण करवाया था और किस काम में आता था। ठीक है, एक प्रश्न फिक्स है, 100% है, और हम वो करवा चुके हैं। एक पुस्तक का नाम पूछेगा, सल्तनत कालीन पुस्तक का नाम पूछेगा, ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, करवाए या थे फिर तो आपका पूछ आसान सकता है, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्तनत कालीन पुस्तक का नाम पूछेगा, या फिर पूछेगा आपसे प्राचीन भारत का कोई पुस्तक का नाम पूछेगा। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा। मेडिवल इंडिया में क्या आएगा? तो मेडिवल इंडिया से आपको तारीख आएगा। क्या आएगा? तारीख आएगा। ठीक है, या फिर वो व्यक्ति विशेष का नाम आ सकता है, कौन सा काम किसने किया। ठीक है, बाकी पुस्तक पुस्तक आपको मेडिवल से आ सकता है, प्राचीन से आ सकता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। और क्या आएगा? डिपार्टमेंट वगैरह आएगा, तो डिपार्टमेंट कभी भी आएगा, विभाग तो सल्तनत से ही आएगा, मतलब मेडिवल इंडिया से ही आएगा। नागफनी के पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी परत से ढका होता है जिसमें पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें एवं, ठीक है, अवशोषण के लिए मिट्टी के बहुत गहराई तक चली जाती है। ठीक है, हाँ, डीपीएसपी देख लीजिएगा, इससे एक आर्टिकल्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, फंडामेंटल सॉरी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जरूर देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इससे आर्टिकल पूछने की संभावना होती है। आप चलेंगे आगे। ये सब पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इच्छा हो तो देख सकते हैं, बहुत डिटेल्स में पॉलिटी को बढ़ाया गया है। डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटी पूरा कंप्लीट करवाए थे। हाँ, अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंप्लीट है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। क्या सुनना है केवल, ठीक है, ऐसा नहीं उसको बैठ के एकदम आंख लगा के देखना। कहीं भी मोबाइल को चला के रख दीजिए, कान में ब्लूटूथ लगाओ, सुनते रहिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु के अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? क्या करती हैं बताइए? तो क्या करती हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु का मतलब क्या करती है? निष्कासित करती है। ठीक है, पर ये पौधे के श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों स्टोमेटा द्वारा वायु के अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे की उपस्थिति में वायु का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है तथा ऑक्सीजन छोड़ते। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, रात में तो पौधा उल्टा भी, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो दिन में ही होगा, लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं, उनका क्या बोला जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ना और लेने की प्रक्रिया जो होती है, श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, रात में तो शायद उल्टा हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में इसीलिए बोला जाता है पेड़ के नीचे सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रात के समय। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? ठीक है, किसमें होती है? तो ध्यान रखेंगे, पौधे में, जीव में और बीज, सब में श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जीव बीज में भी होता है। श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, पौधे एवं जीवों के समान, ठीक है, बीजों के भी श्वसन होता है। उदाहरण के लिए गेहूं की बोरी के कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, तो गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा कहीं पे गर्म स्थान पे भेज दीजिए, अगर वहां पे नमी है तो देखिएगा उसमें से क्या निकल आएगा? अंकुर। ठीक है, नहीं निकल आता है। ठीक है, बीजों के श्वसन की क्रिया उस समय चलती रहती है जब अन्य जैव उपक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार के उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उद्दीपन, उद्दीपन नहीं होता है, टच मी नॉट वाला होता है ना, उसको छुइएगा तो देखिएगा पूरा वो सिकुड़ जाता है। ये सुरक्षा के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिए भी प्रयोग करते हैं उद्दीपन। कौन किसमें एक उद्दीपन होता है, एक और भी किसी जीव में होता है, उसको जैसे टच कीजिए पूरा शरीर को अपना वो करता है ना, सुरक्षा मोड में ले आता
होता है। तो जीव में भी होता है उद्दीपन, पौधे में भी होता है। हाँ सर, ठीक है, जंतु एवं पौधे दोनों में, ठीक है, लक्षण में से है, ठीक है, तो सारे के सारे हैं। क्या होता है, तो बाह्य वातावरण होने वाले कुछ परिवेश जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन आदि की उद्दीपन कर। मनुष्य में भी उद्दीपन होता है, ठीक है, कब होता है, जब आपको बहुत ज्यादा ठंडा वगैरह लगेगी तो देखिए रुआ जो होता है बॉडी का क्या होता है, खारा हो जाता है, नहीं होता, वो भी एक उद्दीपन का ही प्रक्रिया है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जैसे छुई मुई, गुलमेहदी के पौधे में पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है, ये पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का वातावरण है, ठीक है। प्रजनन तथा पौधे में जंतु दोनों में होता है, परंतु दोनों में प्रजनन के तरीके भिन्न होते हैं, ठीक है। अब चलेंगे गति एवं दूरियों का मात्रक, ठीक है, ये भी क्लास 6 का ही है। निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा ही मात्रक कौन है, तो बताइए क्या है, मीटर हो जाएगा। क्या होगा, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। आजकल जिस मानक प्रणाली का प्रयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली कहते हैं, जिसको एसआई कहते हैं। एसआई का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड लंबाई का सिंपल मीटर। इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। बिल्कुल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में विचार करना है। वाहन की बात करेंगे सरल रेखीय गति करते हैं, पंखा आवर्ती करते हैं, झूला की बात करेंगे सर्कुलर करते हैं, ठीक है। तो मैं कौन सा सही से उल्टा कर दिया है, ठीक है, ये पंखा सर्कुलर जाएगा, झूला आवर्ती जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मतलब एक क्रम तक जाएगा फिर वहीं पे वापस आ जाएगा, उसको पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। झूला देखते हैं यहाँ पे जाता है ए तक, फिर बी तक आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, ठीक है, इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, तो वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखीय के अनुदिश गति करे ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जबकि वस्तु इस प्रकार की गति करती है उस वस्तु के किसी नियत बिंदु में दूरी समान रहती है, जैसा मैंने बताया भाई, ए से बी तक जाएगा फिर बी से ए तक आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की गति वर्तुलर गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार का चक आदि की गति वर्तुलर गति है। ऐसी गतियों के निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, उसे आवर्ती कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आवर्ती कहते हैं कि निश्चित गति के मतलब एक निश्चित समय में जाएगा फिर वापस आ जाएगा, उसको आवर्ती कहेंगे। पार्कों में लगे झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोले के पृष्ठ आदि सबके सब आवर्ती है, ठीक है। आवर्तुकल में क्या होगा, वर्तुल गति में जो गोल गोल घूमेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की यह मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 1 मीटर 100 बराबर भागों में विभाजित होता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा कथन गलत है, ये गलत है, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने 10 हो मिलीमीटर, जाएगा यहाँ पर। 10 होगा, ठीक है। 1 cm 10 इक्वल टू 10 mm, mm। ये 10 mm, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश का छाया एवं परावर्तन से प्रश्न है, ठीक है। क्या है प्रश्न, यहाँ से आने की संभावनाएं होती है। दर्पण के प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है, ठीक है। अपवर्तन चाहिए, परावर्तन चाहिए, फिर विवर्तन चाहिए, ठीक है। तो केवल परावर्तन चाहिए, रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, बिल्कुल आपका क्या होता है, आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब शरीर का रिफ्लेक्ट होता है, उस पर बनता है। और पीछे क्या होता है, आपका क्या होता है, किसका होता है, सोना या फिर चांदी का पर है, जो कि रिफ्लेक्ट कर देती है आपके आईज को, क्या होता है, चांदी का होता है। अरे चांदी का नहीं होता, पीछे चांदी का लेप ही तो लगाते हैं ना दर्पण में, उसको लेप को खुदा दीजिए, आर पार दिखना शुरू हो जाएगा, सिल्वर ठीक है। पेजेस। व्यक्ति वस्तु को देखिएगा पीछे पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। सिल्वर। व्यक्ति, ठीक है, वस्तुओं को देख पाता है, क्यों देख पाता है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आता है, ठीक है, मतलब आंखों पे उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तभी देख पाते हैं, ठीक है। अब बस कहाँ पे बनता है, छवि कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, नहीं। रेटिना। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रभासी वस्तुएं प्रकार के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। प्रतिबिंब छाया अत्यधिक भिन्न होते थे। क्या पूछना है इसमें, बोला असत्य, तो ये गलत। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो उस वस्तु का छाया नहीं बनती है, गलत लिया। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, ध्यान रखेंगे। अन्य सभी कथन की बात करेंगे सही सत्य है, ठीक है। आप चलेंगे विद्युत तथा परिपथ चलेंगे, ठीक है।
देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से विचार करना है। विद्युत सेल उसमें संचित सामयिक पदार्थों का बहुत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ठीक है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा में प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों, कॉमन सेंस था। अब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होता है, रासायनिक ऊर्जा ही संचित होता है, नहीं रासायनिक ऊर्जा ही, सही है। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता, सही है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक था, दूसरा ऋणात्मक होता है। बैटरी ही देख लीजिए, ठीक है। स्विच का एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा का प्रभाव को रोकने में, ठीक है, प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने और उनमें मदद करती है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। थर्मोकल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, उपयुक्त तीनों में से कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है, ठीक है। तो ध्यान रखें 3 और 4 तो बिल्कुल है, मानव शरीर है इसलिए करंट भी लगता है, एल्युमिनियम की पत्ती भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्मोकोल नहीं है, जो सिगरेट पीते हैं उनको पता होगा, उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की मतलब वो रहती है, उसे बल्ब जलाइए जल जाएगा, ठीक है, वो एल्युमिनियम की ही पत्ती होती है, ठीक है। एल्युमिनियम होता है ना, वो चांदी होता है, चांदी होता है शायद वो। देखिए एल्युमिनियम का पत्ती भी मतलब क्या है, विद्युत का क्या है, क्या है, सुचालक है, इसलिए आप देखेंगे तो हम लोग उसको विद्युत कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तार वगैरह बनाने में। जिन पदार्थों को विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक, और जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है वो रोधक कहलाते हैं, ठीक है, मतलब कुचालक कहलाते हैं। थर्मोकोल वायु विद्युत रोधक है, ठीक है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर बहुत अच्छा विद्युत चालक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रयोग कीजिए, घर में लाइट वगैरह होगा उसमें उंगली डाल के देखिए, ठीक है, तुरंत प्रयोग करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे घर में अगर तार अगर लगा हुआ तो एक तार जो है बोर्ड के अंदर है, दूसरा को टच करके देखिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक से प्रयोग करके देखना चाहिए। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक से संबंधित कथन पर विचार करना है। वे पदार्थ बहुत धारा का प्रभाव देने वाले विद्युत चालक कहलाते हैं तथा वे पदार्थ बहुत धारा का प्रभाव मंद कर देते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव होता है विद्युत चालक, जिन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता विद्युत रोधक कहलाता है, ठीक है। बात करना है निम्नलिखित विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती, उसे जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती उनमें विद्युत चालक है, जिनमें विद्युत धारा प्रभावित हो विद्युत का रोधक कहते हैं, होती है बट गलत है ये, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसमें तो देखेंगे, क्या पूर्व प्रश्न पूछ रहा था। जो पदार्थ विद्युत धारा प्रभाव कर देते हुए विद्युत चालक कहलाते, जो पदार्थ विद्युत धारा बंद कर देते विद्युत रोधक, बंद नहीं करता है समाप्ति कर देता है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव होता है विद्युत चालक कहलाता है, जिस पदार्थ विद्युत धारा प्रभाव नहीं होता विद्युत रोधक कहलाता है, यही सही है, ठीक है। मंद नहीं करता, पूरी तरीके से स्टॉप कर देता है, ठीक है। मंद का मतलब धीमा करना होता है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती विद्युत चालक कहलाता, जिन पर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती विद्युत रोधक कहलाता। उसमें मंद लिखा हुआ था, मंद का मतलब धीमा करना, धीमा नहीं करता, पूरी तरीके से बंद कर देता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, फिलामेंट होता है। मंद करने का काम कौन करता है, क्या कौन करता है मंद करने का काम, अरे बीच में कौन आता है, जर्मेनियम सिलिकॉनियम, क्या है ये सब, जर्मेनियम सिलिकॉनियम ये सब क्या है, अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक है। अर्धचालक, हाँ अर्धचालक जो करता है वो बंद करता है, न कि मतलब विद्युत रोधक बंद करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है, इसमें टर्मिनलों से जुड़ा होता है, विद्युत धारा प्रभावित करने का फिलामेंट क्या होता है, दीप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होता है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें, जटिल युक्ति तो नहीं है भाई, सिंपल युक्ति है जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव को कम या अधिक किया जा सकता है, कम अधिक नहीं किया जा सकता, खत्म करने के लिए होता है, ठीक है। ये सरल युक्ति है, ध्यान में रखें, जो विद्युत धारा का प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए होता है, ठीक है, प्रभाव को कम या अधिक करने के लिए नहीं होता, पूरी तरीके से रोक सकता है या फिर शुरू कर सकता है, ठीक है। और ये जटिल नहीं है, क्या है, सिंपल है, ठीक है। चुंबकों का मनोरंजन, ध्यान में रखेंगे। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मैग्नेटिक प्राइड, देखिए इतना बेहतरीन ढंग से प्रश्न को नहीं कहीं पे समझा रहा था किसी किताब में, देख रहे हैं, एक प्रश्न से कई सार निकल रहा है। सबसे पहले स्विच क्या है, सिंपल युक्ति है, विद्युत धारा का प्रभाव को कम या अधिक करने के लिए नहीं होता, पूरी तरीके से शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका एक तरह से समाप्त भी हो गया, ठीक है, लास्ट ही है ये। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित कर सकता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चुंबकीय दो चुंबक समान रूप एक दूसरे को आकर्षित कर नहीं विकर्षित करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग बचपन में खेल भी खेलते थे, दोनों चुंबक को रख देते थे उल्टा घुमा के, एक चुंबक से उसको आगे करते थे, दूसरा चुंबक अपने आप आगे भागते रहता था, नहीं खेले हुए कि नहीं खेले हुए हैं? अगर नहीं खेला तो चुंबक को हम लोग क्या करते थे, फोड़ देते थे, गोला सा चुंबक आ रहा रेडियो में से निकाल लेते थे, उसको फोड़ देते थे,
और एक चुंबक को रख देते थे और दूसरा उसके आगे बढ़ाते जाते थे तो दूसरा वाला अपने आप आगे चलते जाता था। मतलब आकर्षित नहीं करता, विकर्षित करता है, मतलब अपने से दूर मतलब भगा रहा है, सिंपल प्रश्न, ठीक है। और जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ मतलब चुंबकियों का आसानी से मतलब अपने पास करे उसको चुंबकीय पदार्थ के, लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। और तांबा क्या है या फिर एल्युमिनियम क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। उत्तरी होता है, दक्षिण ध्रुव होता है। स्वतंत्रता पूर्वक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। नॉर्थ साउथ में होता है स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं, दो चुंबकों का समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो असमान ध्रुव एक दूसरे का आकर्षित जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं, चुंबकीय क्या हो जाएगा, चुंबकीय की बात करेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है। अचुंबकीय मिट्टी। मैग्नस शब्द यूनान से आया था। मैग्नस शब्द जो था यूनान से आया था, ठीक है। एक बच्चा था, ठीक है, एक दिन चरवाहा था, वो क्या ना लकड़ी लिए हुआ था ना, देखिएगा ना, जैसे लकड़ी को ना क्या होता है उसमें लोहा लगा देते हैं ताकि नीचे का हिस्सा ना पिघले, मतलब ना वो घिसे नहीं, ठीक है। एक बच्चा जो था, जो चरवाहा था, चरा रहा था, तो बैल का जो भी मवेशी को चरा रहा था, एक जगह पे ना उसका ना लकड़ी जो डाला ना वो चिपक गया जमीन में, खींच रहा था, खींचा ही नहीं रहा था लोहा, वो डर गया काफी, सच हुआ क्या। तुरंत तुरंत मतलब राजा के पास गया, तो मतलब ऐसे से भूतू देख लिए। राजा बोला कहाँ पे देखा, तो वहां पे कहते देखा, सही में उसमें से निकाला, निकल ही नहीं रहा है। तो बाद में जाके सबको दिखाया गया तो पता चला कि एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहा जैसे पदार्थ को क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। तो उसी से मैग्नस शब्द निकल कर आया यूनान में, ठीक है। तो ऐसे ही खेलते खेलते में खोज हो गई, ठीक है। चुंबकीय कोबाल्ट है, मैग्नस यूनान का है, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। मैग्नस नाम है गरेरिया, अभी बताया ना। प्राकृतिक चुंबक की खोज की संभवतः मैग्नस नाम के प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट पर, और गरेरिया था, भेड़ चढ़ा रहा था, और उसके लाठी में क्या लगा हुआ था, उसके जो लाठी जो था उसमें क्या चुंबक नीचे लोहा का लगा हुआ था। अभी भी लोग लगा देते हैं ना लोहा का, जैसे घोड़ा चलता है तो नहीं लगा देता कि घोड़ा का पैर ज्यादा वो ना करे, उसमें नहीं नाल लगा देते हैं, उसे लाठी में लगा हुआ। तो गरेरिया का नाम मैग्नस था, उसी से मैग्नेटाइट बना के उसने ढूंढ निकाली थी। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने पर, चोट करने पर, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ठीक है। सफलतापूर्वक लटकता चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, ठीक है। कृत्रिम चुंबक एक ही प्रकार के बनाए जाते, गलत है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव उत्तर दक्षिण सही है, सफलतापूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। गर्म करेंगे, चोट करेंगे, ऊंचाई से गिराएंगे तो अपना चुंबकीय गुण खो देगा, ठीक है, ध्यान रखें। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा दूसरे ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों के बनाए जा सकते हैं, एक ही आकार के नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। द लास्ट चैप्टर, कितने चैप्टर था इसमें, 16। 16 है, कुछ 16। ज्यादा नहीं दे दिया है, 6 क्लास के बच्चे को मार देगा क्या, ठीक है। चलेंगे 14 चैप्टर में क्या है, तो वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपर्युक्त में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित होती है, तो केवल संघनन में होता है। क्या होता है, संघनन में होता है। कैसे होता है, क्या करो आप, ऐसा करो, स्प्राइट का बोतल लेकर आओ, पानी में डाल दो, ठीक है। देखिएगा गिलास के बाहर भी आपको छोटा छोटा मतलब बूंद आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जल वाष्प में द्रवावस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें संघनन कंडेंसेशन के कारण एकत्र होती है, ठीक है। वायु में, ठीक है, जल वाष्प उपस्थित होते हैं, ठीक है, जबकि वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आने पर उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है, तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों में जल द्रव से वाष्पन अवस्था में बदलता है। अब चलते आगे, तो क्या प्रश्न है, जल चक्र के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका होती है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओला तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। बताइए क्या सही है, तो ध्यान, केवल के केवल 3 सही है, ठीक है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों का प्रवेश करता है, गलत है, ठीक है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस को वाष्पोत्सर्जन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं उसको, अरे साइकिल, क्या बोलते हैं उसको, साइकिल, साइकिल, हाँ, वाटर साइकिल में संघनन का हिस्सा होता है, ठीक है। जल वायु चक्र। से जल चक्र, हाँ ठीक है, प्रविष्ट
ठीक है, वायु से प्रविष्ट जल में बादल बनते हैं और वर्षा, ओला तथा हिम के रूप में पुनः वापस आ जाते हैं। ठीक है, कथन एक का दो गलत है, क्योंकि वायु में जल का वाष्पन तथा वाष्पोजन के परिक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य, वही जल चक्र बता रहा था। पृथ्वी को जल को पृथ्वी से पुनः वापस लाने के संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जल वायु में होता है। ठीक है, वायु में प्रवस्थित जल जल वाष्प के रूप में होता है, जिसमें बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पे वापस आ जाता है। अंतिम चरण में जल नदियों तथा झरनों में होता हुआ महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा क्या होती है? समान ही रहती है, न तो बढ़ती है न तो कमती है। इसीलिए हमेशा हम लोग कितना पढ़ते हैं? पृथ्वी के कितने % भाग पे है? ठीक है, जल है। कितने % भाग पे जल है? मोर देन 75%। ठीक है, 3/4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जिसमें से ध्यान रखिएगा, पानी जो है, पीने योग्य पानी जो हमारा 2.5% पे है। ठीक है, चलिए, वर्षा का जल एकत्र करने का वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होने का जिसमें जल खरा होता, पानी योग्य नहीं होता। ठीक है, इनमें कौन सा सत्य नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों कथन सही है, मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सत्य नहीं है तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, मतलब खरा जल जो होता है, लवणीय जल होता है, उसको पी नहीं सकते। राइम ऑफ द, ठीक है, एनिशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है? ठीक है, एस.टी. कोलेरिज। राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर, मैरिनर मैरिन शब्द निकल कर आया समुद्र से, नदी से, पानी से, ध्यान में रखिएगा। इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है एस.टी. कोलेरिज। देखिए कि 1798 में लिखी गई पुस्तक राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर, इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों का करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता में पंक्ति, हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। मतलब एक गाना है ना, सागर जैसी, याद नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। डेट मीन्स समुद्र के खरे जल को पी नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बताइए, पढ़िए इसको, क्या आंसर है? कीजिए विचार, क्या सही होगा? दोनों सही होगा। दोनों सही हो। एक लाइन मुझे इसी कविता पे याद आ गया। ठीक है, हम सुना देते हैं। ठीक है, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी पीने योग्य पानी नहीं है। ठीक है, तो कविता का नाम क्या है? राइम ऑफ द एनिसेंट मैरिनर। ठीक है, समुद्र जो होता है, समुद्र में नाविक खो जाता है, उसके बारे 1798 में एस.टी. कोलरिज के द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई थी। हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर 99%। ठीक है, ठीक है, शेष टोटल 1% कितना भाग में चैप्टर है कार्बन सर? डाइऑक्साइड। क्या? टोटल चैप्टर कितने हैं? लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, दोनों को दोनों सही, 1% में सारे के सारे हैं। ठीक है, 99% बात करें, 20.95%। ठीक है, कौन है? तो आपको ऑक्सीजन है। 78.9% की बात करेंगे, नाइट्रोजन है। जबकि 1% में, ठीक है, 0.93, तीसरा नंबर पे सर्वाधिक ऑर्गेन है, कहीं कभी 4 भी लेता है। उसके बाद 0.04% की बात करेंगे, क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। भूख लगी क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती, बहुत गलत है, घेरती है। ठीक है, वायु वह परत जो पृथ्वी को घेरा है उसे यामंडल कहते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो सकता है, मतलब क्या बोल रहा है, 4 भी है। वायु प्रत्येक स्थान पे मिलती है, इसे देख सकते हैं, तो वायु प्रत्येक स्थान पे नहीं मिलती है। ठीक है, सकते हैं तो। अब प्रत्येक स्थान पे कहाँ मिलता है? वैक्यूम में वायु थोड़ी ना रहता है। मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो नहीं सही है। और वायु स्थान नहीं घेरती है, ये भी गलत है, मतलब घेरती है, मतलब 2 और 4 सही नहीं, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, गतिशील वायु को भवन कहते हैं, वायु स्थान कहती है, तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन वैक्यूम में तो वायु नहीं मिलता। ठीक है, वायु की परत को पृथ्वी पर घेरे हुए इसे वायुमंडल कहते हैं। जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं।
ठीक है। वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण। ठीक है, दोनों का दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, इस कारण से उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये मिश्रण है। और ठीक है, जलीय प्रणाली और श्वसन में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक में जलने में सहायक होता है? तो भाई साहब ऑक्सीजन के बिना तो आपको जला ही नहीं सकते हो। ठीक है, लास्ट चैप्टर, 16 चैप्टर लास्ट था ना ये। यस। कचरा संग्रहण एवं निपटान की बात करेंगे। ठीक है, 20 मिनट अभी बचा हुआ, 1 बजे का टारगेट रखे थे, बहुत पहले समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, वर्मी कंपोजिस्ट तथा कृमि कंपोजिस्ट में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केचुए के दांत नहीं होते, भोजन के गिजट में शहद पीसते। बीपीएससी का शुद्ध क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको ध्यान में पढ़ लीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग तथा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजट करते हैं। गिजट मतलब पीसना। ठीक है, अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप का चूरा भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। कौन सही है? तो केवल दो सही है। ठीक है, मतलब सही नहीं, सही है ना? हाँ, केवल दो सही है, मतलब पहला गलत है। केचुए किसान के मित्र होते हैं। लाल केचुए के साथ साथ कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर क्रीमी कंपोजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजट कहते हैं, जो भोजन पीसने में इनकी सहायता करते हैं। अंडे के छिलके अथवा ठीक है समुद्री संख्या सीपी को पूरा आहार के साथ मिलाने पे भोजन पीसने में केचुआ की सहायता करते हैं। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रहते, इनके आसपास अपनी नमी आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा सही है? मतलब दोनों को दोनों सही है, गलत लगा दिया। दोनों को दोनों सही है, बीपीएससी का शुद्ध क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम पे पूछा जा सकता है, रट लीजिए। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, किसके संदर्भ में पूछा है? तो मैं बता रहा हूँ किसके संदर्भ में, डॉल्फिन के संदर्भ में पूछा है। तो केचुआ के संदर्भ में पूछा जा सकता है। 69 बीपीएससी में डॉल्फिन के संदर्भ में प्रश्न पूछा है कि नहीं ऐसा? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलते आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण की उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब रिसाइकलिंग, कंपोजिस्ट द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों परिवर्तन करना संभव नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। जंतु एवं पौधे अपशिष्ट खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, सभी प्रकार का प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ती है। सही है। क्या है भाई, ये भी सही होना चाहिए, मतलब ये भी ठीक है। ठीक है, पुनर्चक्रण संभव नहीं, प्लास्टिक को कंपोजिट भी नहीं कर सकते, अपशिष्ट की कंपोजिट की जाती है पौधे और जंतु से। अब प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो हानिकारक गैस निकलेगी, ये भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन सा दुष्परिणाम हो सकता है? तो ध्यान रखें, खाद्य पदार्थों की हानिकारक कैंकर कारण पशुओं की मृत्यु होती है। शहरों में जल जमाव, बाढ़ का सबसे बड़ा कारण जो यही है। ठीक है, नाली में चला जाता है, जल जमाव होता है, बाढ़ आती है। पशु जो होते हैं, कुछ पशु प्लास्टिक को खा लेते हैं, देखते हुए, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक थैलियों में पैक पूरे के जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निकल जाते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, प्लास्टिक के थैलियों से शहर के नाले में सीवर बंद हो जाते हैं, तो शहरों में बाढ़ और जल भराव तक महत्वपूर्ण कारक भी बनता है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी कहानी समाप्त होती है। आपने पूरा ठीक है, पूरा 6 क्लास खत्म कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर एग्जाम से पहले अगर पूरा अगर कर लेते दरोगा से पहले, तो आपके लिए काफी अधिक हेल्पफुल रहेगा, लेकिन मेरे भरोसे ना रहे, पीडीएफ दिया हुआ, खुद भी पढ़